ओके, हम जो है वो लास्ट टाइम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जी जी। उसका हमने जो है कहा था कि हम उसको दो वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम उसको उसका हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल देखा था और हमने कहा था हम उस लीनियर मॉडल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर ले, जो कि हम आज जो है मैं आपको उसको एक्सेल सॉल्वर के जरिए बताऊंगा भी कि एक्सेल सॉल्वर के जरिए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक। ओके, सेकंड हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने उसके दो मेथड्स को डिस्कस किया था कि नंबर वन कि हमने उसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमने जो मेथड्स पढ़े थे वो हमने नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़े थे। जी और जी। हमने ये कहा था कि इन तीनों फिजिबल सॉल्यूशंस में से जनरली वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम प्लेंटी मेथड भी कहते हैं, ये ज्यादा बेटर मेथड है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली जब हम इस सॉल्यूशन को लेके ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस कम करनी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें फिजिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। Once we are able to compute the feasible solution using one of the method which is northwest, least cost, vogels, then हम जो है वो optimum solution method apply करते हैं। और last time हमने one of optimum solution method पढ़ा था which is called as stepping stone method, जी ठीक है। बिल्कुल। और स्टेपिंग स्टोन का जनरल आइडिया क्या था कि उसका जनरल आइडिया बेसिकली ये होता है कि वंस वी गेट द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, हम ये देखते हैं कि जो तमाम अनऑक्युपाइड सेल्स होते हैं, मीन अनऑक्युपाइड सेल्स का मतलब ये है कि तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो है, हम उन तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए एक इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते थे विद क्लोज्ड लूप, ठीक है। और अगर तो आपके वो तमाम के तमाम इम्प्रूवमेंट इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वी सेड कि वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। If any of them is less than 0, so that means we can improve the solution. So हमने फिर उसको देखा था कि आप solution को improve कैसे कर सकते हो, तो वो पे हमने stepping stone method अप्लाई किया था। Okay, आज जो हम मेथड पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मेथड, ठीक है जी। जो मॉडिफाइड मेथड है ये काफी ज्यादा स्टेप, वही ऑलमोस्ट स्टेपिंग स्टोन मेथड है, बट इट्स मच फास्टर देन द स्टेपिंग स्टोन मेथड, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन में टाइम कंज्यूमिंग वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट इंडेक्स के हर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोज लूप ड्रॉ करना पड़ता है, जबकि मॉडिफाइड मेथड में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेन ऑफ कोर्स हम स्टेपिंग स्टोन का आइडिया भी यहाँ पे यूज करेंगे, बट आपकी जो अब देखिएगा जो टीडीएस वर्क है वो काफी कम हो जाएगा इन मॉडिफाइड मेथड के अंदर, सही। ठीक है। ओके, अब मॉडिफाइड मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो हमने जो अनयूज सेल होते हैं, जो सॉरी स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते थे, तमाम अनयूज्ड के लिए इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने लूप्स बनाते थे, बट यहाँ पे हम मॉडी मेथड में हम क्या करेंगे, जो हम अनयूज सेल के लिए इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेंगे बेसिक वेरिएबल्स की। मीन बेसिक वेरिएबल का यहाँ पे मतलब ये लिया जा रहा है जो ऑक्युपाइड सेल्स हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। अच्छा। सो हम करेंगे क्या कि हम हर रो और हर कॉलम के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हमने क्या किया, हम मॉडी मेथड अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम तमाम रोज के लिए जिनको हमने R1, R2, R3 एंड सो ऑन R का नाम दे दिया और तमाम कॉलम को K1, K2 एंड सो ऑन Ks का नाम दे दिया। सो बेसिकली टू कैलकुलेट द इम्प्रूवमेंट इंडेक्स हमें रो की वैल्यूज और कॉलम की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसका एक फॉर्मूला वो भी हम देखते हैं। प्लस हर सेल के अकॉर्डिंगली हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, कि इफ वी आर शिपिंग फ्रॉम सोर्स साइड टू
destination J, so we have a cost which is known as CIJ. सही, ठीक। ठीक है, ओके। अब स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है मॉडिफाइड मेथड के अकॉर्डिंगली कि हम सबसे पहले जी कैलकुलेट करेंगे RI एंड KJ, ठीक है, with the help of CIJ, which is the cost per unit. So RI is representing the ith row or KJ is representing the kth column. Got it? ओके, सही। ओके, और ये हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? जो करंटली यूज्ड है, मीन करंटली यूज्ड सेल्स का मतलब क्या है? जो करंटली बेसिक वेरिएबल्स है। सही। फाइन। वंस कि हम ये वाली इक्वेशंस डेवलप कर लेंगे तमाम के तमाम बेसिक वेरिएबल से, उसके बाद हमने R और K की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अच्छा। देन जब हम तमाम के तमाम R और K की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दोज इक्वेशंस, देन फिर हमने तमाम के तमाम अनऑक्युपाइड सेल्स, अनऑक्युपाइड मीन तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल सेल्स की जो है वो हमने इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकाला यूजिंग दिस फार्मूला व्हिच इज CIJ माइनस RI माइनस KJ। ठीक है, अगर तो ये तमाम के तमाम इंप्रूवमेंट इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। बट अगर ये कोई भी सॉरी तमाम के तमाम ग्रेटर देन है तो हम कहेंगे ये ऑप्टिमम है। अगर ये कोई भी एक भी लेस देन है 0 तो हम कहेंगे कि हम फर्दर सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। ठीक है, ओके। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक टेबल अवेलेबल है जिसमें हमने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो हम इन बेसिक वेरिएबल्स वाले सेल्स को यूज करते हुए हम आर्स और केस की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सही। ओके, आर और के की वैल्यूज को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? RI प्लस KJ इज इक्वल टू CIJ, मीन R1 plus K1 is equal to 5 according to the first basic variable. Second basic है R2 plus K1 is equal to 8, R2 plus K2 is equal to 4, R3 plus K2 is equal to 100, R3 plus K3 is equal to 5. Sorry, ये 100 नहीं, is equal to 7 और is equal to 5. ठीक है, सो वो हमने इक्वेशंस बना लेनी है। सो वी गॉट दोज इक्वेशंस। ठीक हो गया। ओके, अब हमने आर्स और केस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दिया? हमने सपोज कर लिया कि R1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 सपोज कर लिया। ठीक। ओके, सो वन ऑफ जब हम सपोज करेंगे 0 तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी। ओके, सो R1 0 है, K1 5 है, सो ये क्या R2 प्लस K1, सो इट मीन अगर K 5 है तो R2 क्या आ जाएगा? सो जस्ट वैल्यूज पुट करते हुए हमने R's और K's की तमाम की वैल्यूज का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी भैया हम नॉर्थ वेस्ट के फिजिबल से क्यों शुरू है, किसी दूसरी मेथड? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, आपने जिस मर्जी मेथड से बेसिक फिजिबल निकालो। ये आपकी मर्जी, आप लीस्ट कॉस्ट को लेके चल पड़ो, आपकी मर्जी है वॉगल्स। मैंने को बताया ना कि अगर आप कम से कम आइटरेशंस करना चाहते हैं, यूजुअली आप हमेशा क्या करो कि आप जो वॉगल्स के जरिए इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालो और फिर उसके सॉल्यूशन को यूज करो आगे। ठीक है, बिल्कुल। ये तो जस्ट आपके एक मेथड की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मूडी मेथड वर्क कैसे करता है, मैंने नॉर्थ वेस्ट को यूज किया क्योंकि इसमें आइटरेशन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल। ओके, सो हमने क्या किया? हमने केस और आर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन वैल्यूज को जो है वो पुट कर रहे हैं कहाँ पे? हियर कि K1 की वैल्यू क्या है, K2 की क्या है, K3 की क्या है, R1 की, R2 की और R3। अच्छा, ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करने के बाद अब आपने क्या करना है? तमाम के तमाम जो अनयूज्ड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। मीन तमाम के तमाम अनयूज का मतलब है तमाम के तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और इनके लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो इंप्रूवमेंट इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द फॉर्मूला इज
Cij of that cell minus Ri minus Kj. So ये क्या होगा, 4 माइनस Ri की जो वैल्यू है माइनस K2 की जो वैल्यू है. So इसी तरीके से यहाँ का Ij निकलेगा, इसी तरीके से यहाँ का और इसी तरीके के यहाँ का. So वो मैंने कैलकुलेट करके ये लिख लिया. ठीक है. सो IDB +3 आ गया, IDC +4 आ गया, IEC +1 आ गया, IFA -2. क्लियर? ठीक जी. ओके, इज इट अ ऑप्टिमम सॉल्यूशन? नो. नहीं. क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम IJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है. अगर तमाम के तमाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते, वी सेड दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. We cannot reduce the cost further. So if you want to reduce the cost further, so that mean we have one of the improvement index is the negative one. So हम -2 per unit शिप करने के लिए from F to A reduce कर सकते हैं. So it mean हमारा जो अब ये वाला नॉन बेसिक सेल है, ये बेसिक की तरफ मूव करेगा. जी. So अब हमने यहां से क्या करना है, अब हमने यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन अब मेथड को ही अप्लाई करना है. मीन सेल कौन सा हमारा सिलेक्ट होगा, FA. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे आगे स्लाइड्स वो मेंशन नहीं की क्योंकि लूप का मेथड वही है जो स्टेपिंग स्टोन में हमने पढ़ा था. ठीक. ओके. सो एंटरिंग सेल कौन सा है, FA. ये वाला एंटरिंग सेल है. ठीक है. ओके. लूप का मेथड क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, प्लस साइन. जी. सो हम हमेशा स्टार्ट जो करते हैं वो हम अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करते हैं. सो अनऑक्युपाइड सेल आ गया प्लस, और जो रेस्ट ऑफ लूप है वो हमारा बेसिक वेरिएबल्स में मूव करता है. सो और लूप आप चाहे हॉरिजॉन्टली मूव कर लें, चाहे आप वर्टिकली मूव कर लें, अप टू यू कि चाहे आप इधर को आ जाओ, चाहे आप इधर को आ जाओ. सो लेट्स से अगर मैं वर्टिकली चलता हूँ, सो प्लस यहाँ पे है तो माइनस प्लस माइनस और प्लस. सो ये हमारा क्लोज लूप बन गया. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि जहां पे नेगेटिव होते हैं, जिस जगह पे नेगेटिव आए होते हैं, आप क्या करते हो, उसके जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आप देखते हो कि कहां पे मिनिमम है, उसको आप लेके चलते हो. सो इट मीन ये वाला 100. जी. ठीक है. सो ये वाला 100 इधर आ जाता था, इधर आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. और बाकियों में हम क्या करते थे, जहां पे -1 है वहां पे -1 कर दिया, जहां पे +1 है वहां पे +1 हम कर देते थे. जी बिल्कुल. ठीक है. सो वो बाकी जो क्राइटेरिया वो एज इट इज ही रहेगा. सही, बिल्कुल सही. अच्छा, बाकी एज इट इज ठीक हो. बिल्कुल. अगेन वंस के अब ये आपका जो सेल है, क्योंकि ये वाला 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इट मींस कि अब ये नॉन बेसिक बन गया नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, और ये बेसिक बन गया. अच्छा, बिल्कुल. ठीक है. सो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक नया टेबल आ गया. अब उस टेबल के अकॉर्डिंगली आप दोबारा से हर रो के लिए आप RI और KJs कैलकुलेट करोगे. अच्छा, सही. ठीक है. और अगेन तमाम के तमाम अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए आप इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली IJs कैलकुलेट करोगे. अच्छा, ठीक है. और फिर अगेन चेक करोगे कि क्या तमाम के तमाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं. अगर हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अदरवाइज सेम प्रोसेस. अच्छा, ठीक. समझ आ गई? जी बिल्कुल. ठीक है. सो इसको एक दफा ये मैंने वही स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं. सो अगर कोई इशू हुआ तो वो आप पूछ लीजिए. अच्छा, ठीक है. आपने अगला वो सॉल्व तो नहीं किया हुआ? नहीं, सॉल्व नहीं किया, जस्ट वो प्रोसेस मेंशन कर दिए. ठीक है, समझ. ठीक है. बिल्कुल. ओके. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी हाथ से जरूर कीजिएगा. मैं इंशाल्लाह इसको कर लूंगा. हाँ. सो ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं. ठीक है. ठीक होगी. मूडी मेथड क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं हकीम भाई, इसको प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं इस पूरे चैप्टर को इस वीक में कर. चले इंशाल्लाह.
ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के स्पेशल केसेस की तरफ। ठीक है, अच्छा ओके। स्पेशल केसेस की तरफ जाने से पहले मैं क्विकली रिव्यू कर दूं कि हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सो देयर इज अ टू वे टू सॉल्व अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आइदर कि हम उसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाएं और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के जरिए ही उसको सॉल्व कर लें, मीन सिंप्लेक्स वगैरह लगा के या मेथड वगैरह लगा के। ठीक है, जी द सेकेंड मेथड अप्रोच इज कि हम ट्रांसपोर्टेशन के ही एल्गोरिदम्स लगाएं। अब वो ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पेशल एल्गोरिदम्स बने हुए हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग वन ऑफ द मेथड। either we can apply northwest, either we can apply least cost, or either we can apply vogels। वो और उन तीनों में हमने कहा कि जो सबसे बेटर है वो वॉगल्स है, क्योंकि वो हमें बेटर फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, आफ्टर गेटिंग द फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग वन ऑफ देम, अब हमने उस सॉल्यूशन को यूज करना है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े, स्टेपिंग स्टोन और मूडी मेथड। ठीक स्टेपिंग स्टोन और मूडी मेथड में दोनों में अप्रोच एक ही है कि आपने इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं, और इम्प्रूवमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि क्या हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं या नहीं। अगर तो तमाम के तमाम इम्प्रूवमेंट इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सो वी सेड वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर कोई एक भी लेस देन 0 है, इट मीन हम ऑप्टिमम पे भी नहीं पहुंचे, हम सॉल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के जो मेथड है वहां पे ये दोनों मेथड चेंज होते हैं। स्टेपिंग स्टोन में इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यूजिंग क्लोज लूप फॉर एवरी अनयूज्ड सेल। जी और जबकि मॉडिफाइड में हम यूज करते हैं आर आई और के जेज की वैल्यूज। ठीक है, जी कुछ बुक्स वाले उसको यू आई और वीजे लिखते हैं, सो दैट इज जस्ट द सिंबॉलिक डिफरेंस। ओके, ठीक ओके, अब हम आ जाते हैं स्पेशल केसेस। सो फर्स्ट जो स्पेशल केस है वो है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अभी तक जितना हम पढ़ते हैं वो था बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब था कि सम ऑफ सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू अ सम ऑफ डेस्टिनेशन। जबकि जी अनबैलेंस में क्या होगा, या तो आपकी सप्लाई ग्रेटर, टोटल सप्लाई ग्रेटर होगी टोटल डिमांड से, या आपकी जो टोटल डिमांड है वो ग्रेटर होगी टोटल सप्लाई से। सो इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस्ड बनाएंगे। बैलेंस अच्छा कैसे, बैलेंस हम कैसे बनाएंगे कि हम उसमें डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब वो सिचुएशन क्या है कि अगर आपकी टोटल सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन है टोटल डिमांड से, ठीक है, अच्छा सो इट मीन आपकी जो चीज कम होगी उसके अकॉर्डिंगली डमी चीज ऐड हो जाएगी। सो जैसे टोटल सप्लाई ग्रेटर है टोटल डिमांड से, इट मीन डिमांड कम है, सो इट मीन हमें डमी डेस्टिनेशन ऐड करनी पड़ेगी, और जो टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड का गैप होगा या डिफरेंस होगा वो हम उसके टोटल में ऐड कर देंगे, और जो पर यूनिट कॉस्ट हम लिखेंगे वो जीरोस लिखेंगे। पर यूनिट कॉस्ट 0 ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाई के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी ठीक ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। लाइक जब डिमांड लेस है टोटल सप्लाई से, तो हम क्या करेंगे, हमने एक डमी वेयर हाउस मीन डमी सोर्स ऐड कर दिया। सो अच्छा ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, डमी डेस्टिनेशन। डिमांड कम है या ना, डमी डेस्टिनेशन। यहाँ डिमांड कम है जी जी, ठीक है। वेयर हाउस डमी डेस्टिनेशन हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, पर यूनिट कॉस्ट हमने जीरोस रख दिया। जी जी ठीक ठीक है, और हमने क्या किया, जो डिफरेंस था, सो डिफरेंस क्या है कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। सो टोटल जो आपके पास बन रहा था वो बन रहा था 850, सो है डिफरेंस कितना आया, और जो वेयर हाउसेस का था वो था 700, सो 850 माइनस 700, सो हमने उसका डिफरेंस यहाँ पे 150 रख दिया। जी ठीक हो गया। ठीक है, ओके, सो अब ये बैलेंस्ड बन चुके हैं, तो अब हम इसको उसी तरीके से नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये 150 हमने एफ को वेयर हाउस को दे दिया? नहीं नहीं, ये हमने 150 जो है इस डमी वेयर हाउस को दी है, डिमांड और बेसिकली इसकी कर दी है। ठीक है, डमी डिमांड ऐड होगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर सप्लाई लेस देन हो जाए डिमांड के, तो उसमें हम फिर डमी डिमांड ऐड करेंगे, ठीक है, मीन डमी डेस्टिनेशन हम ऐड कर देंगे। ठीक ठीक। ठीक है, सो वो अब हमारे पास ये आ गया, जब सप्लाई लेस देन है या डिमांड ग्रेटर देन है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने डमी वेयर हाउस करना है, लाइक जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का, जी ठीक है, सो इट मीन यहाँ पे एक और हम डमी प्लांट ऐड करेंगे, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, और ये जिसकी उस डिमांड 50, जिसकी ठीक। जिसकी कैपेसिटी, क्योंकि अब प्लांट है ना, सॉरी। जिसकी कैपेसिटी हम जो है वो 50 रख देंगे और जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो 0 होगी। जीरो जी, ठीक है, ठीक दोनों है, केसेस में। बिल्कुल, दोनों केसेस के अंदर ये हमने वो कर दिया, ये दिस इज द डमी प्लांट। ठीक ठीक। ठीक है, और सॉल्व हम उसी तरीके से ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। ओके, अब हम आ जाते हैं डीजेनरेसी सिनेरियो में। सो अनबैलेंस्ड को हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने उस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना है, जो भी टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड का गैप होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम सोर्स या डेस्टिनेशन ऐड करेंगे, और उस गैप को हम उसकी टोटल कैपेसिटी या हम डिमांड बना देंगे, और जो पर यूनिट कॉस्ट रखेंगे वो 0 रखेंगे। सेकंड जी जी। सिनेरियो ये है कि अब हमारे पास अगर डीजनरेसी आ जाएगा, डीजनरेसी सिनेरियो क्या होता है कि आप, हमने ये पढ़ा था कि आपके जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल होने चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, ठीक है, मीन्स जी। नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1 के इक्वल हाँ। आपके ऑक्युपाइड सेल्स होने चाहिए, जिनको हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मीन वो लेस देन है, तो इट मीन दैट इज कॉल्ड एज अ डीजेनरेसी केस। और अगर हम उस डीजेनरेसी केस को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा जब हम स्टेपिंग स्टोन मेथड या मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए हमें लूप लगाना पड़ता है। सो अगर जी आपने वो जो है वो सेल को मीन नंबर ऑफ सेल्स m प्लस n माइनस 1 के इक्वल नहीं किए तो क्लोज लूप समटाइम्स नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट्स व्हाई हमें जो है वो फिर हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है तो आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 के बराबर होने चाहिए। जी सो वो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो कोई एक सेल जो अनऑक्युपाइड है उसको हम बेसिक बना देंगे रैंडमली, बट और उसकी जो हम एलोकेशन करेंगे पर यूनिट कॉस्ट नहीं बल्कि नंबर ऑफ यूनिट जो हम उसको एलोकेट करेंगे वो 0 एलोकेट करेंगे, बट ऐसे करेंगे कि आपका क्लोज लूप बन सके। सही। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल शो की गई है, सपोज ये अब आपके पास जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स बनने चाहिए वो m प्लस n, मीन 3 वेयर हाउसेज हैं तो 3 कस्टमर्स हैं, सो इट मीन m भी 3 है और n भी 3 है, माइनस 1 तो 5 बनने चाहिए। सो लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 बन रहे हैं। जी सही। ठीक है, सो इट मीन दिस इज अ डीजेनरेसी केस। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक सेल को जो है वो 0 एलोकेट करना पड़ेगा। सो वो हम किस सेल को करें, सो आप अब क्लोज लूप बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा दो, आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा दो, ताकि आप उसका जो है वो क्लोज लूप बना सको। अच्छा ठीक सही। है, अब देखो अगर हम यहाँ पे 0 करते हैं सपोज, जी जी। क्या क्लोज लूप बनता है? हम अगर चेक करें, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा प्लस यहाँ से शुरू करूंगा, मेरी मर्जी है मैं इधर को स्टार्ट कर दूं, मेरी मर्जी है इधर को, सो जिस मर्जी तरफ चले जाओ आप स्टक हो जाओगे। लाइक यहाँ पे मैंने 0 किया, इधर आया, जी जी। इधर आ गया, अब आगे इधर। कोई मेरे पास बेसिक वेरिएबल ही नहीं, तो मैं यहाँ पे स्टक हो जाऊंगा। सही। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे करो
यहाँ पे कर सकते हो, यस। सिर्फ यहाँ पे या फिर 0 यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये आप मूव कर सकते हो। सही। ठीक और है, कि मैं जहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है वहां से कैसे, अगर एक 0 कस्टमर 2 के नीचे हम लगा दे वाले ओके। बॉक्स में? हाँ, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से करते हैं, नहीं आई थिंक सो ये गलत किया हुआ है इन्होंने, गलत हो गया, जी जी। ये इन्होंने गलत किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। ओके, सो इवन बेसिक, हाँ बेसिकली हमने ऐसे 0 लगाना है कि जहां पे आपका जो है वो क्लोज लूप बन सके। ठीक है, नहीं 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 नहीं, जी एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। तो हम अनऑक्युपाइड से स्टार्ट करेंगे, नहीं ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमने अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करना है ना। ठीक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो सपोज ये अनऑक्युपाइड हो जाएगा, तो ये जी क्लोज लूप बनता है। तो यहाँ अच्छा एक साथ फिर 2 0 हम लगाएंगे? नहीं नहीं, एक साथ नहीं, एक ही जगह पे, एक वक्त में एक ही जगह पे 0 लगाना है आप। जी जी। ठीक है, सो सिंपल आइडिया ये है कि आपने 0 ऐसी लोकेशन पे लगाना है जहां से आप किसी अनऑक्युपाइड सेल से स्टार्ट करो तो क्लोज लूप बन जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो इट मीन ये वाला 0 नहीं आएगा, तो मैं क्लोज लूप यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, सही तो इट मीन ये वाला क्लोज लूप बन जाएगा। सही बिल्कुल। ठीक है, और अगर मैं वो यहाँ पे रखता हूँ 0 को, ये वाला अनऑक्युपाइड है, तो इट हाँ मीन ना, ये भी क्लोज लूप बन ये भी। सकता है। ठीक है, जी। सो आपने रेंडमली ऐसे पिकअप करना है कि वो जो 0 है इस ऐसी प्लेस पे हो कि आपका क्लोज लूप बन सके। सही जी बिल्कुल। क्लियर? अगर कस्टमर, हाँ नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। ओके, ये जस्ट उसी की एग्जांपल शो की गई है। अच्छा। मीन सो हमने दो स्पेशल सिनेरियोज अभी तक डिस्कस किए, वन इज अनबैलेंस्ड, अनदर वन इज डीजेनरेसी। जी ओके, थर्ड वन जो है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस हो। ठीक है, सो दैट्स फाइन, कि आपके पास जो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर के सेल्स के यूज करते हुए आप जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और वो कैसे होगा कि आपके पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यू जो है वो अगर जीरोस आ रही है, जीरोस, ठीक। मतलब रिमेम्बर दिस वन, अगर मैं वापस आऊं, सपोज जैसे ये इम्प्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, +3। ठीक है, ठीक। डीबी। अच्छा जी, डीबी का मतलब क्या है, दिस डी एंड दिस बी, ये वाली। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे इस सेल के अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या, +3। जी जी। ठीक है, सो इस +3 का मतलब ये है कि अगर मैं इस सेल को, इस नॉन बेसिक वेरिएबल सेल को बेसिक बनाऊंगा तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ₹3 पर यूनिट इंक्रीज करेगी। ठीक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त यहाँ पे हमने, अगर मैं 100 करता हूं तो इट मीन मेरी $300 कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक। ठीक है जी, इस +3 का मतलब है, सो इट मीन अगर कोई इंप्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यू मल्टीपल की जीरोस आ जाए, ठीक है, या कोई एक की भी 0 आ जाए, और मैं अगर उस सेल को बेसिक बना भी दूं तो मेरी कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, जीरो रहेगी बिल्कुल। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंप्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यू 0 आ रही है और मैं उसको यूज करते हुए किसी नॉन बेसिक को बेसिक बना भी दूं तो आपका जो ऑप्टिमम कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी। गॉट इट? अच्छा जी 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 ठीक है, बिल्कुल सो ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास वहां पे मोर देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। जी। ठीक है, जो कि ये देखिए सेकंड स्टेप में यही मेंशन किया, दिस हैपन व्हेन
one or more of the improvement index is zero in the optimum solution. ठीक, कि अगर कोई एक या एक से ज्यादा इंप्रूवमेंट इंडेक्स मीन आई की वैल्यू 0 है तो इट मीन हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक, मोर देन वन हो चाहिए उसका। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये होगा कि हम कॉस्ट हमारी उतनी रहेगी बट वेरिएबल्स में चेंज, बट आपकी कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कॉस्ट जो है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। सो जिसको हम मल्टीपल ऑप्टिमम या ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है व्हिच इज कॉल्ड एज द मैक्सिमाइजेशन केस। ठीक है। ओके, मैक्सिमाइजेशन केस को जो सिंपलेस्ट वे है उसको सॉल्व करने का, आप क्या कर सकते हो कि आप तमाम के तमाम, अब इट मीन मैक्सिमाइजेशन मीन कि अब आपको पर यूनिट कॉस्ट नहीं बल्कि पर यूनिट प्रॉफिट दिया गया। ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप तमाम उसके नॉर्मली दो मेथड है। नंबर वन मेथड जो इजी है कि आप तमाम के तमाम जो प्रॉफिट को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, कॉस्ट हो जाएगी वो। बिल्कुल, वो नेगेटिव मिनिमाइजेशन सिनेरियो हो जाएगा और आप उस नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हुए सॉल्व कर लो और इन द एंड फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मैक्सिमाइजेशन का आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो ठीक है, गया। दैट इज द इजीएस्ट वे। और कुछ तरीकेकार के वो ये है कि आप क्या करते हो कि आप जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू को लेके मीन बेसिकली लॉस फंक्शन उसका टेबल बना लेते हो। सो उसको आप स्किप कर दो। दैट इज द इजीएस्ट वे कि आप क्या करते हो, -1 से मल्टीप्लाई करते हो और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास टेबल बन जाता है उसको यूज करते हुए फिर आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करने की तरफ जाते हो। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो कॉस्ट हो जाएगी। बिल्कुल, वो मिनिमाइजेशन सिनेरियो होगा, कॉस्ट तो नहीं कह सकते बट मिनिमाइजेशन सिनेरियो हो गया और बाकी हम उसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके, अब लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड रूट या अनएक्सेप्टेबल एलोकेशन या अनएक्सेप्टेबल रूट। ओके, प्रोहिबिटेड या अनएक्सेप्टेबल से क्या मुराद लिया जाता है, लाइक किसी वजह से हम ये कहते हैं कि जी फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 1 के ऊपर आप एलोकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। या फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 के ऊपर हम जो है वो यूनिट सेंड नहीं कर सकते। तो अगर यूनिट वट एवर द रीजन इज, मे बी जी स्ट्राइक है इस महीने में या कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ गया है या कोई एनी वट एवर द रीजन इज, ठीक है, कि हम ये कहते हैं कि जी फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 1 के ऊपर हम किसी वजह से कोई यूनिट सेंड नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या कहते हैं, इट मीन फैक्ट्री ए से वेयर हाउस 1 के ऊपर जो रूट होगा वो प्रोहिबिटेड होगा, मीन एलोकेशन नहीं हो सकती। तो उसका हल क्या होगा, हम ये करेंगे कि उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हम एक बहुत लार्जेस्ट नंबर रख देंगे कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, ठीक है। रिमेंबर द बिग एम मेथड। जी जी जी, बिल्कुल सेम वही आइडिया, जिस रूट को आपने प्रोहिबिटेड करना है वहां पे उसकी पर यूनिट कॉस्ट को आप m कर दो, m which is approaches to infinity। ठीक। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन मेथड एज इट इज रह जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल। ओके, सो दीज आर द स्पेशल केसेस रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इनमें अगर कोई इशू है तो वो आप पूछ लो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कुछ भी इसमें हुआ मैं आपसे पूछूंगा। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसशिपमेंट मॉडल। अच्छा जी। ट्रांसशिपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो हमारे पास क्या है कि अगर m सोर्सेज हैं तो n डेस्टिनेशन है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि हम तमाम के तमाम सोर्सेज से तमाम की तमाम डेस्टिनेशंस के ऊपर यूनिट्स को सेंड कर सकते हैं। जबकि प्रैक्टिकली हमारे पास ट्रांसशिपमेंट हमें ज्यादा नजर आती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि आप
ट्रांस यानी कि सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे यूनिट नहीं सेंड करते हो, बल्कि सेंटर के अंदर आपके पास एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। मीन आप अपने प्लांट से वेयर हाउस पे सेंड करते हो और फिर वेयर हाउस से आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हो। सही। ठीक है, सो इन बिटवीन आपके पास कोई चीज अवेलेबल है, मीन एलोकेशन अवेलेबल है। अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा सकूं, आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, ये वाला? जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें अगर देखें हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, 3 हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं, और जो सेंटर वाली है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसशिपमेंट नोड्स। ठीक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम डायरेक्ट भी जो है वो सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और जी। प्लस हम चाहें तो हम सोर्स से पहले इंटरमीडिएट जो हमारे पास नोड है या जिसको हम ट्रांसशिपमेंट नोड कहते हैं, वहां पे क्वांटिटी सेंड करें और फिर वहां से आगे सेंड करें। अच्छा ठीक। ठीक है, सो इस ट्रांसशिपमेंट की मल्टीपल एप्लीकेशंस हमें नजर आती हैं। लाइक आप क्या कहते हो कि आप पहले मेन ग्रिड स्टेशन से आप जो है वो स्मॉल ग्रिड स्टेशन के ऊपर सप्लाई सेंड करते हो, फिर स्मॉल ग्रिड स्टेशन से आगे आप क्वांटिटी को सेंड कर रहे होते हो। जी ठीक है, बिल्कुल। इसी तरीके से प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी एप्लीकेशन मिलती है, सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एप्लीकेशन हमें मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, सो ट्रांसशिपमेंट हमारे पास ये आ जाता है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि ट्रांसशिपमेंट इज द स्पेशल केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक। ओके, अब ये स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस इस तरीके से बनता है, अगर हम इसका एलपी मॉडल देखें। जब हमने ट्रांसपोर्टेशन का एलपी मॉडल देखा था उसमें हमने कहा था कि मिनिमाइज करना है हमने टोटल कॉस्ट को। ओके, तो ठीक जी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम था, और कंस्ट्रेंट 1 और कंस्ट्रेंट 3 भी सेम थी। जी बिल्कुल। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम कब यूज करते हैं? जब हम कहते हैं कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आप इसको इक्वल इक्वल कर लो, इट मीन आप ये अज्यूम कर रहे हो टोटल सप्लाई इक्वल है टोटल डिमांड की। ठीक है, ओके, अब ये जो जो सेंटर वाली कंस्ट्रेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट। ओके, इस ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि जितना इनफ्लो हो उतना ही आउटफ्लो हो। अच्छा ठीक। ठीक है ना, मतलब हम कह रहे हैं कि जितनी क्वांटिटी हम नोड आई से नोड जे पे सेंड करें, मीन सोर्स आई से हम जो है वो ट्रांसशिपमेंट नोड जे पे सेंड करें, उतनी क्वांटिटी हम ट्रांसशिपमेंट नोड जे से हम डेस्टिनेशन के पे सेंड करें। ठीक। ठीक है, सो बेसिकली इट मीन जो जे है दैट इज द एलिमेंट ऑफ द ट्रांसशिपमेंट नोड। जे इज द एलिमेंट। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल की हेल्प लेते हैं, बट ट्रांसशिपमेंट नोड को, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को विद एक्सेल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना अच्छा ठीक है। है। ओके, आप काइंडली जो एक्सेल वाली फाइल है जी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाली उसको ओपन कीजिए। अच्छा। जी ये डाउनलोड हो रही है। ओके। ओके, ओके,
जी हकीम भाई। ओके, इसमें अगर आप जो आपके पास दो शीट्स बनी होंगी, एक क्वेश्चन वाली और एक डेटा एंड सोल्यूशन वाली। जी जी। क्वेश्चन बेसिकली वही है जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली शो की है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्शन एंड ट्रांसमीन, आप कह लो कि हमारे पास चार जो है वो बेसिकली मिल्स हैं और चार ही हमारे पास वेयर हाउसेज हैं। और हमने बेसिकली बताया हुआ है कि ए की कैपेसिटी कितनी है, मीन 35 टन, बी की 50 टन, एंड सो ऑन। और जो कि डेस्टिनेशन की हमारे पास फोर आप कह लो कि डिमांड अवेलेबल है, 70 टन, 30 टन, एंड सो ऑन। और फिर उसने में पर यूनिट कॉस्ट बताया हुआ है कि अगर हम जो है वो मिल ए से वेयर हाउस 1 के ऊपर यूनिट सेंड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपीज है, एंड सो ऑन। 10 जी। ठीक है। ठीक। सो मैंने क्या किया है, हमने जो डेटा एंड सोल्यूशन वाला टेबल है उसके अंदर हमने डेटा एंटर कर लिया। अब डेटा एंटर कैसे करने, ये जो इनपुट वाला पोर्शन है ये एग्जैक्टली वही है जो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। अच्छा जी। ये क्या है बेसिकली कि हमारे पास चार ब्रांचेस हैं, या आप कह लेंगे चार मिल्स हैं, ठीक। और चार ही हमारे पास वेयर हाउसेस थे। अच्छा जी। ओके, सो हमने क्या किया, ब्रांच ए की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, ब्रांच बी की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, वो हमने एज इट इज लिख दी, सप्लाई या कैपेसिटी। ठीक। और वेयर हाउसेस की डिमांड को हमने उनके सामने लिख दिया यहाँ। जी बिल्कुल। ओके, जो पर यूनिट कॉस्ट थी कि ब्रांच ए से वेयर हाउस 1 पे जो क्वांटिटी हम सेंड करते तो पर यूनिट कॉस्ट को हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक जी। ओके, सेम इसी तरीके से एज इट इज टेबल हमने ऊपर बना लेना है। ठीक हो गया ठीक जी। है। ओके, अब ये हमारे जो है ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है, ये पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगी, क्वांटिटीज, कि हम ब्रांच ए से वेयर हाउस 1 के ऊपर कितनी क्वांटिटी सेंड करें, सो हमने उनको कैलकुलेट करना है। ठीक जी। ठीक है। जबकि ब्रांच ए मीन इन चारों का जो सम है दैट जी जी। मस्ट बी ग्रेटर देन, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस। 70। नो 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 नहीं, सॉरी जी जी। ठीक। इसका जो सम है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, उसका जो सम है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 35 होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना, मतलब इस सेल का सम इसके बराबर होना चाहिए, इस सेल का सम इसके बराबर होना चाहिए, इस सेल का सम इसके बराबर होना चाहिए, इसका इसके बराबर होना चाहिए। ठीक। ठीक है। अगर हम बैलेंस प्रॉब्लम लेते हैं, अगर हम अनबैलेंस लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मस्ट बी, दिस वन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस must be less ठीक। than or equal to this must be less than or equal to this, and so on. ठीक है हकीम भाई, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। ये वाली नहीं देख पा रहे? नहीं, मैं तो अपनी एक्सेल फाइल देख रहा हूँ। ओके ओके, एक सेकेंड। जी जी, समझ मुझे आ गई। जी जो जी, आप ये आ रहा है जी नजर? जी जी, अब आ रहा है जी हाँ, जी। ओके। अब पहले हमने क्या किया, हम क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देख रहे हैं रिगार्डिंग द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, और यू कैन से द सप्लाई कंस्ट्रेंट। सो अगर हम ठीक है। अनबैलेंस लेंगे तो हम अनबैलेंस के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे कि these cells must be less than or equal to these cells. ठीक। ठीक है, दैट इज द सप्लाई कंस्ट्रेंट। और अगर हम बैलेंस लेंगे तो हम क्या करेंगे, these must be equal to these. सही। ओके, और डिमांड कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, these must be equal to these. बट जी। अगर हम अनबैलेंस लेंगे तो these must be greater than or equal to होने चाहिए from these। दिस। ठीक। ठीक है। और ये वाले जो सेल है ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है। डिसीजन, ठीक है, जो हमें सो क्वांटिटी बताएंगे। बिल्कुल, जो हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे थ्रू सॉल्वर। ओके, जी। और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा देना है सम ऑफ दीज फोर। तो यहाँ पे ये हमारे पास सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डिमांड के अकॉर्डिंगली भी हमने सम का फॉर्मूला लगा लिया हुआ। ठीक है, कि इन चारों सही। का सम को हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, सो द टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया सम प्रोडक्ट का।
ठीक। अब सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है कि these these cells multiply by these multiplied by cells। these cells। ठीक हो ठीक गया। है, सो वो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सही। ओके, अब करना कैसे आपने, आपने जाना है डेटा डेटा, में, डेटा में सॉल्वर, जाना, सॉल्वर। ठीक है, आपने सेट जी। ऑब्जेक्टिव क्या कर लेना है, आपका सेट ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये वाला सेल आ ये जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और मिनिमाइजेशन करनी है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है। कॉस्ट। जी। चेंजिंग सेल हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वाले चेंजिंग ये सेल्स, वाले। मीन जिनको हम बिल्कुल डेसियन वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक। ठीक है, ओके, और जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आ जाएगी दैट इज अकॉर्डिंग टू बेसिकली हमारे पास है दिस इज अबाउट आई थिंक सो डिमांड की कंस्ट्रेंट हमने ऐड की हुई है B12 जी। से। यस, so this is the B12। demand constraint, मैं कह रहा हूँ this must be equal to these। ठीक है। जी। so ये हमने बेसिकली तमाम की तमाम कंस्ट्रेंट को एक ही दफा ऐड कर दिया। आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि वन B12 बाय इज इक्वल टू जी। B22 के 1/1। ठीक है, so हमने इकट्ठे ही ऐड कर दिया, और ये वाली जो सेकंड कंस्ट्रेंट है वो हमने सप्लाई सप्लाई। कर दी है। ठीक है, ठीक बिल्कुल। है, और बाकी हमारे पास एज इट इज है, ऑप्शंस में जाके आप ना, यस दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, जस्ट सिंपल सॉल्व पे क्लिक कर दो, प्रेस ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया। सही। ठीक है जी, सो इसका मतलब क्या है कि ये तो जीरो शिपमेंट है, ये हमने ब्रांच ए से वेयर हाउस 4 पे 35 टन सेंड करना है फ्लोर, ब्रांच बी से वेयर हाउस 3 पे 50 टन सेंड करना है। ठीक है, ठीक। एंड सो ऑन, सो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 960 हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक हो गया। सही। ठीक है जी, बिल्कुल। इज हकीम भाई, इट, ये सारे जी बिल्कुल क्लियर। हकीम भाई, सारे केस में सबसे डिफिकल्ट काम तो मॉडल फॉर्मुलेशन होता होगा ना, कि एग्जैक्ट मॉडल किस तरह फॉर्मुलेट। बिल्कुल जी, सबसे मुश्किल काम ही है, सबसे ठीक है, मुश्किल काम, क्योंकि क्योंकि उसके बाद आप, तो आगे स्टैंडर्ड मेथड्स है हमारे पास। हाँ, लेकिन जो मॉडल फॉर्मुलेशंस है ना आजकल मैं उस पे भी थोड़ा सा लगा हुआ हूँ। ओआर के अंदर अगर आपने मॉडल फॉर्मुलेशन को अच्छे तरीके से समझना है ना, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है ऑलरेडी। अच्छा, सही सही। जैसे मसलन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके सही। से फिर मल्टीपल है, जैसे नैपसैक प्रॉब्लम एक है, रिसोर्स एलोकेशन एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम है, फिर बिन पैकिंग प्रॉब्लम है, कटिंग स्टॉक प्रॉब्लम है, इनकी ऑलरेडी पेट फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, तो उसके अब अकॉर्डिंगली आप डाटा कैलकुलेशन करते बिल्कुल, हो। लेकिन उसमें होता है क्या है कि फिर उसमें आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड हो सकती हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं। एग्जैक्टली। जी जी जी। ठीक है, सो वो ठीक, सिचुएशन टू, लेकिन ये कि अच्छा, लेकिन हाँ उससे 80% मतलब काम हाँ, मीन आ भी। फॉर्मुलेशंस अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस पता है तो फिर मॉडल की फॉर्मुलेशन करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। ठीक 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 ठीक, सही। ठीक है, ओके, अब हम जो है वो करने के लिए जा रहे हैं ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। अच्छा जी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अगर आप अपनी ये वाली शीट नजर आ रही है मेरे वाली, जी जी, मुझे तो नजर आ रही है। अपनी भी। हम पहले देख रहे हैं बैलेंस्ड ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम को, इसमें दो नजर आ रही होंगी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड वाली। ठीक है, ये मैं अपनी भी डाउनलोड कर लूँ। जी जी जी, कर ले कर ले कर ले। ट्रांसपोर्टेशन आपने मुझे भेजी है, और असाइनमेंट। जी जी, ठीक हो गया जी। ओके ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है कि बेसिकली जो डेटा वाला पोर्शन है ये हमने जस्ट डाटा एज इट इज एंटर किया हुआ, ये वाला पार्ट। अच्छा जी। ओके, इसमें हमारे पास के 3 प्लांट्स हैं जिनको मैंने एक्स वाई जी का नाम दे दिया, और 2 वेयर हाउसेज हैं जिनको मैंने ए बी का नाम दे दिया। अब वो हमें ये अच्छा। बता रहा है कि प्लांट ए से एक्स से जब हम वेयर हाउस ए पे सेंड करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 8। ठीक है, ठीक। बेसिकली ये है 8000 पर 100 यूनिट्स, सो हम इसको पर यूनिट कॉस्ट लेते हैं इसके खिलाफ।
ठीक है, सो वो हमने डिफाइन ऐसे किया हुआ। सो x से क्या है, b पे 6 एंड सो ऑन। और प्लांट ए से वेयर हाउस, प्लांट ए की कैपेसिटी कितनी है वो हमने ये सेंड कर दी है, बताई हुई है 43, 26, 31। ठीक है, सही जी, ठीक है। ओके। अब वेयर हाउस ए से जो है वो हमने अगर हम सॉरी, वेयर हाउस ए से रिटेलर स्टोर्स के ऊपर जब हम क्वांटिटी सेंड करें तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और हर रिटेलर स्टोर की अपनी एक डिमांड है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक ठीक है, हो गया। ठीक है, ओके। अब हमने मॉडल को फॉर्मुलेट करना है, हमने एज इट इज नीचे जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? जी जी ओके, ठीक है। करना क्या है कि बेसिकली आपके पास ये वाले जो हैं, जो ब्लू वाले हैं, ये तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, ये हमने ठीक। डिटरमाइन करने हैं क्वांटिटीज। सो ये तो हमारे पास इनिशियली 0 आ जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तो इसलिए ये वैल्यूज मेंशन कर रहा है। ठीक है, सो सही। अगर आप इसको डिलीट कर दो, इसको इन ब्लू वालों को, ठीक है, तो वो हमें फिलहाल 0 0 शो कर रहा है। सो ये हमारे जो ब्लू वाले हैं ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। सही। ओके, अब हमने क्या करना है, इस प्लांट का हम चाह रहे हैं कि जो इसका यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लिख लेना है। क्यों? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हर प्लांट की अपनी एक रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी है। सो इसकी कैपेसिटी मीन ये जो आउटफ्लो वाला वेरिएबल्स हैं, दे कैन नॉट बी ग्रेटर देन दीज। तीस। ठीक है, सो इसलिए हमने इनका सम का फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। सही। ठीक है, ठीक ओके। है। अब हमने इसी तरीके से जो है वो इन फ्लो टू वेयर हाउस मीन वेयर हाउस पे कितनी क्वांटिटी आ रही है, सो वो हमने लिख देनी है। वो हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज इनका सम यहाँ पे करके लिख देंगे। ठीक। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है कि क्योंकि वेयर हाउस के ऊपर अगर इन हो रहा है तो वेयर हाउस से आउट भी होगा। जी जी। फाइन, तो वो हमने यहाँ पे जो इनफ्लो किया कि इनफ्लो कितना आ रहा है वेयर हाउस पे, और वेयर हाउस ए बी से आउटफ्लो कितना आ रहा है वो हमने यहाँ पे रो वाइज सम करके लिख देना है। अच्छा। ठीक। ठीक है, और जो तीसरी चीज है दैट इज द डिमांड। डिमांड के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इनफ्लोज की बजाय आप डिमांड लिख सकते हो। दैट इज बेसिकली द रिटेलर, कॉलम वाइज आपने सम कर देना यहाँ पे। ठीक। गॉट इट? जी बिल्कुल। ओके, इन द एंड हमारे पास क्या, जब हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सो ये वाला जो फर्स्ट सेल है ये बेसिकली हमने मेंशन किया हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लांट टू वेयर हाउस। ठीक है, सो ठीक। प्लांट टू वेयर हाउस का क्या मतलब है कि बेसिकली दीज सेल्स जी जी। मल्टीप्लाई बाय दीज। ठीक। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी प्लस 6 मल्टीप्लाई सिक्स। बाय जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय जो क्वांटिटी यहाँ पे आएगी एंड सो ऑन। ठीक। ठीक है, सो वो हमारे पास ये क्वांटिटी वाले। और जो नेक्स्ट वाला ये वाला सेल है सम प्रोडक्ट वाला, उसका क्या मतलब है कि दीज सेल्स मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। सही। ठीक है, ओके। अब हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। सो वी विल गो टू डेटा सॉल्वर। सो अगेन इसमें मैंने वो चीज मेंशन की हुई है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा ठीक सही। है, सो आपके पास के सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव। सेट ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि आपके ये वाला सेल जो टोटल कॉस्ट है, जी। टोटल कॉस्ट कैसे है वो हमने इन दोनों को सम किया हुआ है। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, सो ये आ गया। और ऑब्जेक्टिव क्या था, मिनिमाइजेशन। ठीक है। ठीक है, और डिसीजन वेरिएबल्स ये वाले जो है ये कौन से हैं, ये वाले जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ये वाले सेल्स हैं, दीज वन। प्लांट्स और वेयर बिल्कुल, हाउस जी। ये वाले कॉमा ये वाले। ठीक। ठीक है जी, जी। ओके। उसके बाद हमने क्या कर दिया,
हमने लगानी है जो हमारी कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले हम सप्लाई वाली अगर कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ये वाली कंस्ट्रेंट, सो ये वाली कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू के हमारे पास जो तमाम के तमाम प्लांट की जो कैपेसिटी है, जी जी ठीक है, दे कैनॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी मीन लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी किससे, इनसे, ठीक है, प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज बेसिकली द इनफ्लोज, जो हमारे पास कहते हैं कि ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट है, सॉरी डिमांड कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास डिमांड कंस्ट्रेंट। सो डिमांड कंस्ट्रेंट के तमाम रिटेलर स्टोर जो हैं उनकी डिमांड जो है वो मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए किसकी, इसके, सही। ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है दैट इज बेसिकली ये वाली, ये ये हमारे पास कौन सी है, इनफ्लोज की, कि वेयर हाउस से जितना इनफ्लो हुआ है उतना ही आउटफ्लो होना चाहिए, वेयर हाउस को, ठीक है, प्लांट ठीक से है, जो, ठीक है। ठीक है, प्लांट से वेयर हाउस पे उतना ही। और जस्ट अब आप सिंपली सॉल्व पे क्लिक करो, ओके कर दो, तो आपके पास आंसर्स आ गए, ठीक तो है। कि इस केसेस में 3 कंस्ट्रेंट्स हो गए, राइट? बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट है ना। एक आपके जी पास जी, कंस्ट्रेंट क्या है, कि प्लांट की कैपेसिटी से आप बढ़ नहीं सकते हो, बढ़ नहीं मसलन सकते जी। कि ये वाली जो प्लांट की कैपेसिटी है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए इसके, इसके, जो ठीक है। गिवन था। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, डिमांड की। डिमांड क्या है कि तमाम के तमाम रिटेलर स्टोर की जो डिमांड है दैट मस्ट बी इक्वल टू हो जो उसकी डिमांड हमें गिवन थी। ठीक। थर्ड कंस्ट्रेंट ये है कि वेयर हाउस पे जितने यूनिट आए, मीन जितने इन करें उतने ही आउट भी कर जाए, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। सो वो जी, हमने कर दिया। सो तीन कंस्ट्रेंट्स बेसिकली हमारे पास आ गई, एग्जैक्टली सही हो गया। ठीक है। ये इसमें डिफरेंस हो गया सिंपल, क्योंकि एक ट्रांस पॉइंट भी हमारे पास था। बिल्कुल, ये ट्रांसशिपमेंट पॉइंट बेसिकली इसको हम कहते हैं, ठीक है, सही है। ठीक है। ओके, ये अनबैलेंस वाले को हम फिर कल इंशाल्लाह देख लेंगे और साथ हम इंटीजर प्रोग्रामिंग पे भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर इसमें कोई क्वेश्चन है कहते हो तो मैं भी करवा देता हूँ। जैसे ठीक है, इंशाल्लाह कल देखेंगे, नो हाँ, प्रॉब्लम। इसको कल मेरे ख्याल में देख लें, क्योंकि आप काइंडली कोशिश करो कि अगर वो आज आप थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लो, अच्छा जी, हाँ, सही है। ताकि अगर कोई इशू हो, ये ना हो कि पीछे से भूल जाओ फिर। जी जी, मैं वैसे हमेशा करता हूँ, लेकिन बस वो इस हफ्ते घर की सेटिंग कर रहा था हकीम भाई। हाँ 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 हाँ, चलें। फर्नीचर वगैरह ये वो तो इसलिए रह ही गया।